हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स द वॉर फॉर साइबरट्रॉन एनिमे के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें ये एनिमे देखना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एनिमे के सीजन 2 की कहानी की शुरुआत होती है ऑप्टिमस प्राइम और उसके क्रू मेंबर्स के साथ, जो एक अनजान से यूनिवर्स में एज ए अनकॉन्शियस रूप में पड़े हुए थे। इसी बीच साइबरट्रॉन प्लैनेट पर कुछ ऑटोबॉट्स, जिन्हें एलिटा कैरेक्टर के द्वारा लीड किया जा रहा होता है, वो डिसेप्टिकॉन्स के प्लेसेस पर लगातार स्ट्राइक कर रहे थे, जिससे डिसेप्टिकॉन्स काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके अधीन जितने भी प्लेसेस थे उनको लगातार इन स्ट्राइक्स के कारण काफी डैमेज का सामना करना पड़ रहा था, जो उनके प्लान के लिए सही बात नहीं थी। इसी बीच ऑप्टिमस प्राइम और उनके शिप पर मर्सनरी ग्रुप पहुंच जाते हैं, जिसे डबल डीलर कैरेक्टर के द्वारा लीड किया जा रहा होता है। डबल डीलर ऑप्टिमस प्राइम और उनके क्रू मेंबर्स को अरेस्ट कर लेता है और उसी यूनिवर्स में उपस्थित क्विंटेसॉन्स नामक कैरेक्टर के पास एज ए प्रिजन लेबर के तौर पर बेचने के लिए ले जा रहा होता है। इसी जर्नी के दौरान ऑप्टिमस प्राइम डबल डीलर को पहचान लेता है और डबल डीलर से डील करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम इसमें सफल नहीं हो पाता और डबल डीलर उन सब को लेकर क्विंटेसॉन के प्लेस पहुंच जाता है, जहां पर क्विंटेसॉन्स और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में ग्रेट वॉर के इवेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों पक्ष किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। इसके बाद क्विंटेसॉन्स ये तय करते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और उनके क्रू मेंबर्स को मार दिया जाए, जिस बात को डबल डीलर सुन लेता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि वो जिस रिवॉर्ड की उम्मीद कर रहा था अब वो उसे नहीं मिलेगा। जिसके बाद डबल डीलर मेगाट्रॉन को मैसेज कर देता है और ऑप्टिमस प्राइम और उसके क्रू मेंबर के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान कर देता है। जैसे ही मेगाट्रॉन को ऑप्टिमस प्राइम और उसके क्रू मेंबर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो मेगाट्रॉन बैटलशिप लेकर निकल पड़ता है और यहीं से इस एनिमे की कहानी की शुरुआत होती है। शॉकवेव इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। इसके साथ ये कैरेक्टर डिसेप्टिकॉन्स के आर्मी में एज ए चीफ इंजीनियर भी है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काठी के मामले में इम्पैक्ट जितना लंबा है। इसके अलावा इस कैरेक्टर को लिविंग कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसे साइबरट्रॉनियन साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानकारी है। अगर हम इस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कनिंग, स्मार्ट, इमोशनलेस और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड टाइप का पर्सन है। इसके साथ ये कैरेक्टर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को एज सन की साइंटिस्ट के तौर पर दिखाया गया है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं रखता है, जो कि ट्रांसफार्मर के सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस कैरेक्टर का परफेक्ट डिफिनेशन है। अल्फा ट्रायन इस एनिमे का एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने ट्रांसफार्मर यूनिवर्स में काफी अहम भूमिका अदा की है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कट काठी के मामले में ऑप्टिमस प्राइम कैरेक्टर से लंबा है। इसके अलावा अल्फा ट्रायन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर हिस्ट्री में। इसके साथ इस कैरेक्टर ने साइबरट्रॉन वॉर में काफी अहम भूमिका अदा की है और साथ में ये कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम, अल्ट्रा मैग्नस, मेगाट्रॉन और एलिटा 1 का एज ए मेंटर भी रह चुका है। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काइंड, करेजियस, सेल्फ कॉन्शियस, स्मार्ट, काम और फ्रेंडली टाइप का पर्सन है। इसके अलावा ये कैरेक्टर वेक्टर सिग्मा गार्डियन भी रह चुका है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को एज ए मेंटर के तौर पर दिखाया गया है और जितने भी बार इस कैरेक्टर का अपीयरेंस एनिमे में हुआ है उन सभी अपीयरेंस के दौरान इस कैरेक्टर ने ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स के पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताया है। डबल डीलर इस एनिमे का एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। इसके साथ ये कैरेक्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मर्सनरी कैरेक्टर भी है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम कैरेक्टर की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन स्किल्स और इंटेलिजेंस के मामले में ये कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम की तुलना में काफी स्मार्ट है। अगर हम इस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कनिंग, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। इसके अलावा डबल डीलर इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास दो बाइनरी बाउंडेड पार्टनर्स है, नॉक और स्कार। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को एज ए साइबरट्रॉनियन डीलर के तौर पर दिखाया गया है, जो साइबरट्रॉन पीपल्स और आर्टिफैक्ट्स का डील करता है डिफरेंट कस्टमर्स के साथ। इसके साथ इस कैरेक्टर को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है, जिसकी वजह से हम इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही कम जान पाते हैं, जो कि एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट है। स्कॉर्पोनॉक इस एनिमे का एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें तो। इसके साथ अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर ओमेगा सुप्रीम कैरेक्टर जितना लंबा है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर के साथ वन ऑन वन फाइट करना असंभव है, जो कि हमें इस एनिमे में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस कैरेक्टर को मेगा ज़रैक और ब्लैक ज़रैक के नाम से भी जाना जाता है और ये कैरेक्टर्स क्विंटेसॉन कैरेक्टर्स के ह्यूज फॉलोअर्स है, जिसकी वजह से स्कॉर्पोनॉक कैरेक्टर्स को साइबरट्रॉन वर्ल्ड से बैनिश कर दिया गया था। अगर हम इस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कनिंग, विली, डेंजरस और वाइल्ड नेचर टाइप के पर्सन है, जिसकी वजह
वजह से ये कैरेक्टर काफी एनिमलिस्टिक बिहेवियर प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को एज ए वाइल्ड क्रिएचर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, जो कि अपने एरिया को डिफेंड करने के अलावा और कुछ नहीं करता है। स्टारस्क्रीम इस एनिमे का सेकेंडरी कैरेक्टर है। इसके अलावा ये कैरेक्टर वन ऑफ द डेडलीस्ट सीकर है ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर अन्य सीकर कैरेक्टर की तरह ही है। इसके अलावा स्टारस्क्रीम इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसका स्पार्क अविनाशकाय है। इसका मतलब ये है कि यदि इस कैरेक्टर की होल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाए ना, तब भी इस कैरेक्टर का लाइफ फोर्स अलाइव। अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर स्मार्ट, विशियस, कनिंग और ट्रीचरस टाइप का कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को कोई भी साइबरट्रॉनियन पसंद नहीं करता है। इसके साथ इस कैरेक्टर में एटीट्यूड की मात्रा काफी ज्यादा है। इसके बारे में हमें एनिमे में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के एनिमे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एनिमे में इस कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो सोर्स मटेरियल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि हाई एटीट्यूड, कनिंगनेस, ग्रीड फॉर लीडरशिप एटसेट्रा एटसेट्रा। क्विंटेसॉन्स इस एनिमे का एक्स्ट्रा कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर ने ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में काफी कुशल भूमिका अदा की है। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर ऑक्टोपस की तरह दिखने में है और इन कैरेक्टर्स की जो हाइट है वो बम्बल बी कैरेक्टर्स के समान है। इसके अलावा क्विंटेसॉन कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर्स के कॉन्शियस माइंड से मिलकर बना है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर के मल्टीपल पर्सनालिटीज है जो इस कैरेक्टर के मल्टीपल फेस स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाए गए हैं। अगर हम इस कैरेक्टर के पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर कनिंग, स्मार्ट, विशियस और अनरिलायबल टाइप का कैरेक्टर है, जिसकी वजह से कोई भी साइबरट्रॉनियन इन कैरेक्टर्स को पसंद नहीं करता है। इसके अलावा इन कैरेक्टर्स को मैनिपुलेशन, स्कीमिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी काफी पसंद है अपने डिफरेंट स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। अगर इन सब टैक्टिक्स से भी इनका काम नहीं बनता है तो इन कैरेक्टर के पास सार्किटॉन्स और एलाइकॉन्स नामक डेडली लीजेंड्स हैं, जिनका इस्तेमाल ये कैरेक्टर अपने एनिमी से खिलाफ कर सकते हैं। स्काईनेक्स इस एनिमे का एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर ने ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में काफी अहम भूमिका अदा की है, खासकर प्री साइबरट्रॉनियन वॉर के दौरान। अगर हम इस कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम की तुलना में काफी बड़ा है, लेकिन ये कैरेक्टर अधिकांश समय ड्रैगन बेस्ड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर की जो हाइट है वो ऑप्टिमस प्राइम कैरेक्टर के समान ही है। इसके अलावा ये कैरेक्टर काफी स्किल्ड, फास्ट और पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस कैरेक्टर में ईगो की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर का निक नेम कमांडर मॉडेस्टी है। इसके अलावा इस कैरेक्टर के पास दो ऑटोनोमस कंपोनेंट्स है, निक्स और फ्लाइंग बर्ड क्रिएचर, जो अपने आप स्प्लिट होकर भी इंडिविजुअल काम कर सकते हैं और ये सभी कंपोनेंट आपस में मिलकर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अगर हम इस कैरेक्टर के पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये कैरेक्टर काइंड, स्मार्ट, करेजियस, फियरलेस और इगोइस्टिक टाइप का पर्सन है। अब बात करते हैं इस एनिमे में दिखाए गए कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। इस एनिमे की सीजन 2 में सीजन 1 की तुलना में काफी कम न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यदि इस एनिमे के क्रिएटर्स इस एनिमे की सीजन 1 में की गई गलतियों को फिर से रिपीट करते तो इस एनिमे की सीजन 2 को उन सिचुएशंस का सामना फिर से करना पड़ता जो कि इस एनिमे की सीजन 1 ने अपने समय के दौरान किए थे। इसके अलावा इस एनिमे में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सभी कैरेक्टर्स को काफी अच्छी तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है और साथ में उन कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम और प्रॉपर एक्सपोजर भी मिला है। अब बात करते हैं इस एनिमे के एनिमेशन डिपार्टमेंट के बारे में। इस एनिमे को पूरी तरह से 3D बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इस एनिमे में जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरह से 3D बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर मॉडल्स, बैकग्राउंड एटमॉस्फेयर मॉडल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ इसमें जितने भी पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट टाइप के सिमुलेशन को प्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्मोक पार्टिकल सिमुलेशन, डस्ट पार्टिकल सिमुलेशन, वाटर पार्टिकल सिमुलेशन और फायर पार्टिकल सिमुलेशन, वो सब 3D बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बने हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एनिमे 100% 3D बेस्ड एनिमे है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज जितने भी एनिमे मार्केट में आ रहे हैं उसमें से कुछ भाग 3D बेस्ड एनिमे का ही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस एनिमे ने अपने 3D कंटेंट की क्वालिटी को उस लेवल तक लेकर गया है जिस लेवल को मार्केट ने सेट किया है? तो मैं कहूँगा लगभग, क्योंकि इस एनिमे का जो बजट है वो मॉडरेट है, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो एनिमेशन है वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है, जो कि आपको एनिमे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस एनिमे के अधिकांश भाग को डार्क एनवायरनमेंट में रखा गया है, जिसकी वजह से इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स है उनके कलर सैचुरेशन और कलर कॉन्ट्रास्ट का इस एनिमे के बैकग्राउंड के कलर कॉन्ट्रास्ट और कलर सैचुरेशन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि एक टाइप का प्लस पॉइंट है। इसके साथ इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स मॉडल है उनके सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो उससे कोई बज़ या नॉइज भी क्रिएट नहीं होता है, जो कि इस एनिमे के लिए काफी अच्छी बात है। इसके अलावा इस एनिमे में पिक्चर माइलेज के कॉन्सेप्ट पर भी काफी अच्छा काम किया है, जो आपको एनिमे के डिफरेंट शॉट्स के दौरान देखने को मिल जाएगा।
इस एनिमे की स्टोरी को एक फैंटेसी वर्ल्ड में एस्टैब्लिश किया गया है और ये वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड को साइबरट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस वर्ल्ड को डिटेल में एक्सप्लोर करें तो ये वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड की तरह ही है एज ए अपीयरेंस वाइज। बस फर्क इतना है कि इस वर्ल्ड का जो कंपोजिशन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकल बेस्ड कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके साथ इस वर्ल्ड को एनर्जी के लिए हमारे वर्ल्ड की तरह सन पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड के पास अपना खुद का एनर्जी जनरेशन सोर्स है जिसे ऑल स्पार्क के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस वर्ल्ड के सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो इस वर्ल्ड के लोग अपीयरेंस वाइज साइबर इनहैंस रोबोटिक टाइप के बीइंग है और ये लोग अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिफरेंट शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इस वर्ल्ड की सिविलाइजेशन को हमारे वर्ल्ड की तरह डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल, जिन साइबरट्रॉन्स की एबिलिटी मिलिट्री बेस्ड एक्टिविटी में है वो मिलिट्री बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, जिन साइबरट्रॉन्स की एबिलिटी एरियल सर्विलेंस में है वो सीकर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं और जिन साइबरट्रॉन्स की एबिलिटी टेक्निकल फील्ड में है वो टेक्निकल बेस्ड एबिलिटी करते हैं। इसके साथ इस वर्ल्ड में कुछ मिथिकल साइबरट्रॉनियंस भी है, फॉर एग्जांपल ओमेगा सुप्रीम, गार्डियन, यूनिकॉर्न, क्विंटेसॉन्स, एलाइकॉन, स्पार्कनॉक एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा इस एनिमे में हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिखाया गया। फर्स्ट, वेक्टर सिग्मा। ये एक ऐसा मिथिकल डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में जिसकी सहायता से हम ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों का अध्ययन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में तो इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम उन सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, अल्फा प्रोटोकॉल। ये एक सॉफ्ट कॉपी है वेक्टर सिग्मा की जिसे अल्फा ट्रायन के द्वारा बनाया गया है और ये सॉफ्ट कॉपी केवल अल्फा ट्रायन और उसके डिसाइपल्स ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस एनिमे में हमें कई सारे प्लेसेस भी दिखाए गए हैं, फॉर एग्जांपल डेड यूनिवर्स। डेड यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री अन्य यूनिवर्स की तुलना में काफी डिफरेंट है। इस यूनिवर्स में जितने भी साइबरट्रॉन्स को टेलीपोर्ट किया जाता है या तो वह मर चुके होते हैं या मरने की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्स में जितने भी साइबरट्रॉन्स को टेलीपोर्ट किया जाता है वो अपने पास्ट और फ्यूचर इवेंट को भी देख सकते हैं, अपने और दूसरों के भी। इसके साथ इस यूनिवर्स में हम फिजिकल वेपन्स और फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें किसी तरह के वेपन का इस्तेमाल करना है तो हम केवल साइकिक बेस्ड वेपन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, गैलेक्सी पोर्टल डिवाइस। गैलेक्सी पोर्टल डिवाइस एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जो स्पेस ब्रिज के समान ही है एज ए प्रॉपर्टीज वाइज, लेकिन बस फर्क इतना है कि इस डिवाइस का जो आकार है वो स्पेस ब्रिज की तुलना में काफी बड़ा है, जो कि आपको एनिमे में देखने को मिल जाएगा। थर्ड, क्विंटेसॉन जजमेंट प्लेस। क्विंटेसॉन जजमेंट प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहां क्विंटेसॉन्स डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स को जज और क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा ये प्लेस एक टाइप का प्रिजन भी है जहां पर ट्रांसफॉर्मर्स को कैद करके रखा जाता है, लेकिन इस एनिमे में हमें इस प्लेस को एज ए सेपरेट प्लेस के तौर पर दिखाया गया है जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है साइबरट्रॉन प्लैनेट से, क्योंकि ग्रेट वॉर के बाद साइबरट्रॉनियंस ने क्विंटेसॉन्स को हरा दिया था, जिसके बाद क्विंटेसॉन्स उस प्लैनेट से भाग गए और ये लोग एक अन्य प्लैनेट पर जाकर बस गए और उस प्लेस को क्विंटेसॉन जजमेंट प्लेस के तौर पर दिखाया गया है। इस एनिमे के सीजन फर्स्ट में कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स हैं जो लगभग 23 मिनट के हैं। इसके साथ इस एनिमे की स्टोरी है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मर के जनरेशन फर्स्ट सोर्स मटेरियल पर आधारित है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स फैंस के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने एडेप्टेशन देखे हैं ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स में उन्होंने अपने सोर्स मटेरियल का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसलिए जब मैंने इस एनिमे को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। इसके साथ इस एनिमे की स्टोरी में डायनामिक वे और स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस स्टोरी का जो पेस है वो राउंड वे में फ्लो करता है, जो कि इस स्टोरी लाइन के लिए काफी अच्छी बात है। इसके अलावा इस एनिमे के सीजन सेकंड में बहुत ही कम न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से हम स्टोरी के पेसेंस टेस्टर में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं देख पाते हैं, जो कि इस एनिमे के लिए काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस एनिमे के म्यूजिक और साउंड ट्रैक डिपार्टमेंट के बारे में। इस एनिमे में कुल मिलाकर 17 साउंड ट्रैक है, जिसमें से एक ओपनिंग और एक एंडिंग साउंड ट्रैक है, और ये दोनों साउंड ट्रैक ही इस एनिमे के सीन्स और मूड के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज होते हैं, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक ही है। इस एनिमे को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस एनिमे में कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से आपको ये एनिमे देखनी चाहिए। सबसे पहली खासियत तो इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे ने अपने सोर्स मटेरियल को काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस एनिमे का जो प्रेजेंटेशन है वो रियलिस्टिक और ऑथेंटिक लगता है।
दूसरी खासियत इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर डिजाइन है वो सोर्स मटेरियल में दिखाए गए कैरेक्टर डिजाइन, खासकर जनरेशन फर्स्ट के डिजाइन के परफेक्ट डिफिक्शन है। तीसरी खासियत इस एनिमे की ये है कि इस एनिमे ने अपने प्राइमरी कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग से ओपी कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की है, जिससे इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स है वो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर और डेवलप कर पाते हैं। अब बात करते हैं इस एनिमे में कुछ डाउन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला डाउन पॉइंट इस एनिमे का ये है कि इस एनिमे में किसी भी प्रकार का मनी शॉट नहीं है, जो कि किसी भी एक्शन बेस्ड एनिमे के लिए काफी क्रूशियल है। दूसरा डाउन पॉइंट इस एनिमे का ये है कि इस एनिमे ने अपने 3D एनिमेशन को सही तरीके से पॉलिश नहीं किया है, खासकर कैरेक्टर्स के फिजिकल मूवमेंट के दौरान, जो कि इस एनिमे के एनिमेशन का एक डाउन पॉइंट है। तीसरा डाउन पॉइंट इस एनिमे का ये है कि इस एनिमे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस को प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में इस एनिमे ने काफी कम डिटेल ही प्रेजेंट किया है, जिससे हम उन एलिमेंट्स के बारे में काफी कम जान पाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें ये एनिमे देखना चाहिए? तो मेरा आंसर हाँ, आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।